कि ये दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, कि ये दर्द गम और डर जो भी है बस तेरे अंदर है, अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल के देख, कि अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू भी एक सिकंदर है। तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी रणबांकुरों का स्वागत है आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। हमें उम्मीद है आप सभी स्वकुशल होंगे और मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की तैयारी पूरे जोश, जुनून और जज्बे के साथ कर रहे होंगे। तो आपको अपने आप को किसी से भी कम नहीं समझना है, क्योंकि ये जो दर्द गम और डर आपके खुद के अंदर ही है कि मैं दूसरे से कमजोर हूं, उसकी तैयारी मेरे से ज्यादा है, मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी भावना अपने मन के अंदर लेके नहीं आनी है, ऐसी हीन भावना नहीं लेके आनी। आपको ये सोचना है कि मेरी तैयारी सबसे अच्छी है और मैं तो इस बार सिलेक्शन लेके ही रहूंगा, और इस बार क्या करूंगा, मैं खाकी वर्दी पहन के ही रहूंगा। बस अपने मन में यह दृढ़ निश्चय रखना है आपको, और अपने आप को छोटा कभी भी नहीं आंकना है। तो सबसे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसे जैसे क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। रेगुलरली हमारी क्लासेस चल रही है। जो बच्चे पहली बार हमसे जुड़े हैं, पिछली क्लासेस नहीं देखी है, तो इस क्लास से पहले 10 क्लासेस हो चुकी हैं रीजनिंग और मैथ की, उन क्लासेस को भी जाके देखना है। प्लेलिस्ट के अंदर सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी। एमपी पुलिस कांस्टेबल के नाम से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आप सारी क्लासेस देख सकते हैं, और जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो टाइप मैं करवा रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% पूछे ही पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं करा है, तो मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूं कि जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्वेश्चंस की ई बुक मिल जाएगी जो आप परचेस कर सकते हैं, और अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक डला हुआ है, जहां पे डेली का क्विज होता है। देखिए, अगर आपको रोजाना अपनी तैयारी को परखना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सबसे बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि डेली का 15-15 क्वेश्चन की क्विज होती है, जिसमें कि आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम करेंगे गणितीय कुछ धमाकेदार प्रश्न, और जो क्वेश्चन लेके आया हूं मैं बहुत ही शानदार है, और हर टॉपिक का एक क्वेश्चन है, एक टाइप है। ठीक है, हर क्वेश्चन अपने आप में एक टाइप है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से और एंड तक बिल्कुल क्लास को देखना है, और क्लास जैसे खत्म हो जाएगी इन क्वेश्चंस की आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं मैंने करवा दिया और आपने लिख के रख लिया, बिल्कुल एक बार खुद को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसके अलावा मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, किसी बच्चे को कोई से भी टॉपिक में, मैथ और रीजनिंग के किसी भी टॉपिक XYZ किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है कि सर मुझे इस टॉपिक में थोड़ी दिक्कत है, मैं नेक्स्ट क्लास उसी टॉपिक के ऊपर लेके आऊंगा, और आपको उस टॉपिक की जितनी भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है मैं सबका समाधान आपको दे दूंगा। तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर मुझे इस टॉपिक की क्लास चाहिए, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं कि ये टॉपिक मेरा थोड़ा कमजोर है, मुझे इसके क्वेश्चंस चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए, कि एक संख्या दे रखी है, इस संख्या में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। बार बार मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ही है। डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। तो पिछली क्लास के अंदर हमने 9 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, बताया था ना मैंने आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। सारी संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से विभक्त हो तो वो पूरी संख्या 9 से विभक्त हो जाती है। वैसे ही 11 के डिविजिबिलिटी का भी एक रूल होता है। क्या होता है कि जो सम स्थान के अंक हैं और जो विषम स्थान के अंक हैं उनका अंतर 11 से विभक्त होना चाहिए। यानी कि जो इवन प्लेसेस पे नंबर हैं और जो ओड प्लेसेस पे नंबर हैं उनका डिफरेंस अगर 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो ये पूरी नंबर क्या हो जाएगी, 11 से डिविजिबल हो जाएगी। समझ में आ गया ना क्या बोला मैंने, कि जो नंबर दे रखा है उसके सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योगों का अंतर क्या होना चाहिए, 11 से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए, तब तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए आपको संख्या क्या दे रखी है वो संख्या लिख लीजिए एक बार। तो हमें संख्या दे रखी है क्या, 791708110। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ओड प्लेसेस। तो ओड प्लेसेस पे देखिए क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है और 1 आ रहा है। तो इनको जोड़ लीजिए आप। तो आप इनको जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 7 + 1 + 0 + 1, तो इनका सम क्या आ जाएगा, इनका सम आ जाएगा 9। ठीक है, ये हमने जोड़ ली क्या, इवन ओड प्लेसेस। ठीक है, क्या जोड़ ली, ओड प्लेसेस, यानी कि विषम स्थान हमने जोड़ लिए। अब हम जोड़ेंगे सम स्थान के अंक। तो देखिए 9, 7,
8 और 0, तो देखिए ऐड करिए 9 + 7 + 8 + 0, तो इनको आप ऐड करोगे तो 9 और 7 16, 16 और 8 कितने हो जाते हैं 24, क्या हो जाते हैं 24, ठीक है, क्या हो गए 24 हो गए। अंतर कितना आ गया इन दोनों का, अब अंतर निकाल लीजिए आप, तो अंतर क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 24 - 9 करोगे तो अंतर आ रहा है क्या 15, क्या आ रहा है 15 या 15, ठीक है, या -15 रख लीजिए। अगर आप 9 में से 24 माइनस करते हैं तो -15, प्लस माइनस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक है, कोई रोल नहीं है प्लस माइनस का, आपको सिर्फ अंतर देखना है, तो अंतर आ रहा है 15। 11 से विभाजित होने के लिए 15 में क्या जोड़ना चाहिए, तो आपको पता है सर 22 क्या होता है 11 से विभाजित होता है, क्या होता है 22 11 से विभाजित होता है, तो 15 में मैं क्या जोड़ूंगा +7 जोड़ूंगा, क्या जोड़ूंगा 7 जोड़ूंगा, तो ये क्या बन जाएगा 22 बन जाएगा, जो 11 से पूर्णतया विभाजित होता है। तो यानी कि इस संख्या के अंदर हमें क्या जोड़ना है 7 जोड़ना है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, ठीक है। एक बार फिर से देखिए 11 की डिविजिबिलिटी रूल का ये नियम होता है कि विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का जो अंतर है वो 11 से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो हमने क्या करा, पहले विषम स्थान के अंक जोड़े जिनका योग आ गया 9, फिर सम स्थान के अंकों का योग क्या आया 24, दोनों का डिफरेंस निकालो तो 15 आ गया, क्या आ गया 15 आ गया। अब 11 से विभाजित होने के लिए 15 में क्या जोड़ना पड़ेगा 7 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 15 और 7 22 होते हैं, और 22 7 11 से क्या होते हैं कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। तो यानी कि इस पूरी संख्या में हमें क्या जोड़ना है 7 जोड़ना है, जो कि ऑप्शन थर्ड में दे रखा है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों 9 का हो गया, 11 का हो गया, 3 का हो गया, 6 का, इनकी सारे डिविजिबिलिटी रूल है वो आपको याद कर लेने हैं। डिविजिबिलिटी रूल का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही प्यारा, और एक टाइप है फ्रैक्शन की कि 2/3 4/9 तथा 5/6 का लेसएप है, यानी कि एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई ज्ञात करना है। तो भिन्न का एलसीएम या एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, तो 2 लाइन में आपको लिखवा रहा हूं, आपको लिख लेनी है, ठीक है, कि एलसीएम के लिए क्या, एलसीएम के लिए, यानी अगर आपको एलसीएम निकालना हो भिन्न का तो आपको क्या करना है अंश, यानी कि न्यूमरेटर का क्या लेना है एलसीएम, क्या लेना है एलसीएम, और जो डिनोमिनेटर है यानी कि हर है उसका क्या लेना है एचसीएफ, मैसएफ है, ठीक है। एलसीएम के लिए अगर हम बात करें एचसीएफ के लिए, तो एचसीएफ के लिए इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, क्या कि अंश का तो क्या लेना है आपको एचसीएफ, यानी कि हमेशा जो निकालना होता है उसको ऊपर लेना होता है, और जो बच गया उसका क्या लेना है नीचे, तो हर का क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई कि अगर आपको फ्रैक्शन का क्या निकालना है एलसीएम, तो न्यूमरेटर का तो एलसीएम लेना है, तो जो निकालना है ना हमेशा ऊपर वाले का वो लेना होता है, ये आपको दिमाग में बिठा लेना है। एक याद कर लीजिए दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो देखिए एलसीएम निकालना है किसका 2/3 4/9 और 5/6, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे अंश का, यानी कि 2 4 और 5 का तो हमें क्या लेना है, इसका तो लेना है हमें एलसीएम, और बच गया नीचे क्या 3 6 और 9, सॉरी उल्टा लिख दिया, 3 9 और 6, इसका क्या लेना है हमें एचसीएफ लेना है, ठीक है। तो देखिए 2 4 5 इनका एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा 20, क्या हो जाएगा 20, क्योंकि 20 में तीनों का मल्टी डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, तो हो जाएगा एलसीएम तो तीनों का हो जाएगा 20, और एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, दो तीनों के अंदर 3 आ रहा है, तो 20/3 क्या हो जाएगा, इन तीनों फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा लेसएफ है, यानी कि एलसीएम हो जाएगा। तो जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो 2 फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं ये आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। चले अगले पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आपको दे रखा है अंडरवुड में 1 - x डिवाइडेड बाय 361 इज इक्वल टू 18/19, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 1 - x अपॉन 361, पूरे पे क्या लगा हुआ है रूट लगा हुआ है, और इज इक्वल टू क्या है 18/19। अब हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्क करने पर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 - x अपॉन 361, और देखिए स्क्वायर करने का फायदा यही है, और मैंने आपको बार बार कहा है स्क्वायर याद होनी चाहिए। 18 का स्क्वायर होता है 324 और 19 का होता है 361, ठीक है। अब क्या करना है पहले एलसीएम, जो बच्चा यहाँ पे डायरेक्ट काट दिया ना उसका गलत हो गया, डायरेक्ट कैसे कटेगा, यहाँ पे 1 अकेला है
पहले एलसीएम लेना है, डायरेक्ट नहीं काटना है। तो ये छोटी छोटी चीजें। अब बहुत से बच्चे 361 को 361 से काट देंगे, आंसर क्या निकालेंगे? आंसर निकालेंगे कैसे? माइनस में आ जाएगा आंसर। वो देखेंगे सर गलत आ रहा है हमारा। तो बिल्कुल ये छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान देना है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 361 माइनस एक्स इज इक्वल टू 324। ठीक है, फिर अपॉन में जो 361 है वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या करना है? पक्षांतरण कर दीजिए। माइनस का एक्स इधर चला जाएगा, 324 इधर आ जाएगा। तो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 361 माइनस 361 में से क्या माइनस होगा? तो देखिए 361 में से माइनस करेंगे 324। क्या करेंगे? 324 माइनस करेंगे तो 361 माइनस 324, 11 में से 4 गया तो क्या जाएगा? 7। यहाँ पे क्या बचेगा? 5। 5 में से 2 गया तो 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 37 आ गई। वही आपका क्या है? राइट आंसर है। कौन से ऑप्शन में है? तीसरे ऑप्शन में दे रहा है। ठीक है, तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा एल्गोरिदम था। पहले क्या करा? रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर दिया। अब 18 19 का स्क्वायर आपको आना चाहिए। फिर क्या करा? एलसीएम लिया। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 361 इंटू 1 करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। डायरेक्ट 361 को काटेंगे नहीं। तो x 361 माइनस एक्स इज इक्वल टू 324, कट पीट के आंसर आ गया 37। चले अगले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 17 पारियों के रनों का औसत है 37, यानी कि 17 पारियों का जो एवरेज है वो है 37। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए? यानी कि वो 18वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका एवरेज 4 बढ़ जाए, यानी कि अब एवरेज कितना हो जाए? 41 हो जाए। तो दो तरीके से करते हैं, एक तो होता है इसका शॉर्टकट, एक होता है बेसिक मेथड। पहले बताता हूं आपको बेसिक मेथड, फिर दूसरा बताऊंगा शॉर्टकट जिसे फटाफट आंसर निकाल लें। तो देखिए 17 पारियों का 37 का औसत है, तो 17 गुना आप 37 कर लीजिए। अब 77 जा 119 होता है, कितना चला जाएगा? 9, कैरी चला जाएगा 11, ये हो जाएगा 17 3 जा 51 और 11 62। तो ये कितना हो जाएगा? 629। यानी कि 17 पारी में उसने कितने रन बनाए? 629। अब अगली पारी में कितने रन बनाएगा कि औसत 4 अधिक बढ़ जाए? तो यानी कि पारियां कितनी हो जाएगी? 18। औसत कितना हो जाएगा? 4 बढ़ के, यानी कि 41, 41 हो जाएगा। अब देखिए 18 1 जा 18 का 8, कैरी चला गया 1, 18 4 जा 72, प्लस 1 करेंगे तो 73। इन दोनों का डिफरेंस आएगा, वही तो 18वीं पारी के रन होंगे। तो इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। आप अंतर निकालोगे तो देखिए 738 माइनस 629, सीधा देखिए 738 माइनस 638 होता तो कितने बचते? 100। ऊपर कितने हैं? 29 है, यानी कि 9, यानी कि कितने हो गए? 109 रन। कितने हो गए? 109 रन। उसने 18वीं पारी में कितने बनाए होंगे? 109 रन बनाए होंगे। ये तो है बेसिक तरीका, अच्छा है वैसे, सिंपल सा है ये भी। ये तो हो गया बेसिक तरीका। अब एक बताता हूं मैं क्या इसका शॉर्टकट, दूसरा सेकंड मेथड देखिए इंपॉर्टेंट है कि 18वीं पारी के रन जब भी आपको निकालने हो, ऐसे एक पारी के रन, तो देखिए 18वीं पारी के रन क्या होंगे? 18वीं पारी के रन हो जाएंगे 17 पारियों का औसत। ठीक है, 17 पारियों का क्या औसत, जो कि कितना है? 37 है। 17 पारियों का औसत प्लस औसत में वृद्धि कितने की हो रही है? 4 गुणा कुल पारियां। तो कुल पारियां आप कितनी हो जाएंगी? पहले थी 17, एक जोड़ के कितनी हो गई? 18 पारी। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए 37 प्लस 18 4 जा 72। अब यहां से इनको जोड़ोगे, 7 और 2 9 और 7 और 3 10, तो 109 रन। तो 109 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो मेथड आपको सही लगे। अब इसका यही ध्यान रखना, क्या क्या लिखा फॉर्मूला मैंने कि 18वीं पारी के रन किसके बराबर हो जाएंगे? 17 पारियों का औसत जो कि कितना है? 37, यानी कि 37 है, प्लस औसत में वृद्धि कितने की है? 4 की गुणा कुल पारियां। तो 17 पारियों की औसत प्लस औसत में वृद्धि गुणा कुल पारियां करेंगे तो 18वीं पारी के रन आ जाएंगे। तो दो मेथड, ये कौन सा हो गया? पहला मेथड, फर्स्ट मेथड जो कि कौन सा है? बेसिक है। और ये दूसरा मेथड है जो कि शॉर्टकट है। 200 सिंपल है दोनों ही, और बहुत ही छोटे छोटे हैं, ज्यादा इनमें बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई से भी मेथड से कर सकते हैं। पहले वाला समझ में आ रहा है पहले वाले से, दूसरा वाला समझ में आ रहा है दूसरे वाले से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात है 2:1। इनमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 1:2 हो जाए? तो देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या है? हमें है दूध और पानी दे रखा है, और तो अनुपात क्या है दोनों का? 2:1, यानी कि 2 अनुपात दूध है, 1 अनुपात पानी है। कुल कितना अनुपात हो गया? 3 अनुपात। वो किसके इक्विवेलेंट दे रखा है? 60 लीटर के। तो यहां से 1 अनुपात की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आ गई? 20 लीटर। आगे काम आएगी ये। अब उसने क्या बोला कि उसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि नया अनुपात क्या हो जाए? 1:2। तो देखिए नया अनुपात की हम बात करें, यहाँ पे नया देखें तो क्या हो रहा है? 1:2 हो रहा है। अब एक बात बताइए, उसने क्या बोला है? कितना पानी मिलाया जाए, यानी कि हम क्या मिला रहे हैं? पानी मिला रहे हैं।
तो दूध तो सेम ही रहेगा, दूध का अनुपात थोड़ी बदलेगा, हम तो पानी मिला रहे हैं, दूध नहीं मिला रहे। तो दूध का अनुपात पहले 2 था तो आगे भी 2 ही होना चाहिए। 1 क्यों हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 2 कर देंगे वापस, ये भी 2 से गुणा होगा, तो नया अनुपात क्या आ जाएगा, नया अनुपात आ जाएगा 2:4। क्या हो जाएगा, 2:4। अब दूध बराबर है दोनों में। अब देखिए पानी कितना बढ़ गया, पहले 1 अनुपात था, अब 4 अनुपात हो गया, यानी कि पानी कितना बढ़ गया, 3 अनुपात बढ़ गया। और 1 अनुपात की वैल्यू कितनी निकाली थी, 20 लीटर, तो 3 अनुपात कितनी हो जाएगी, 3 अनुपात गुना 20 लीटर करेंगे तो क्या जाएगा, 60 लीटर। यानी कि कितना पानी मिला दिया, 60 लीटर मिला दिया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 लीटर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे ना समझ में। पहले देखिए क्या करा हमने, पुराना अनुपात लिखा 2:1। अब 3 अनुपात बराबर दे रखा है, 60 लीटर मिश्रण है टोटल, यानी कि 1 अनुपात की वैल्यू आ गई 20 लीटर। अब उसने क्या बोला कि अब हम क्या करेंगे, उसमें पानी मिलाएंगे, और पानी मिलाने के बाद अनुपात हो गया 1:2। अब दूध पहले 2 अनुपात था, दूध में कोई चेंज नहीं हुआ, तो दूध का अनुपात 1 कैसे होगा, इसको भी 2 करेंगे, तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे दोनों तरफ, तो अनुपात हो जाएगा नया क्या, 2:4। अब पानी पहले 1 अनुपात था, अब 4 अनुपात हो रहा है, तो कितना बढ़ गया, 3 अनुपात बढ़ गया। 1 अनुपात की वैल्यू निकाली थी 20 लीटर, तो 3 गुणा 20 करेंगे तो हमने कितना पानी मिला दिया, 60 लीटर मिला दिया, जो कि तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। परसेंटेज का बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप है ये परसेंटेज की। किसी संख्या को हमने पहले क्या करा, 20% बढ़ा दिया, तो देखिए मूल संख्या, और ये क्या है, बढ़ी हुई संख्या, तो 20%। अब देखिए परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करा मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, और आपको आना चाहिए। तो 20% को क्या लिखते हैं, 20% को लिखते हैं 1/5, यानी कि मूल संख्या अगर 5 अनुपात है तो बढ़ोतरी कितने की हो रही, 1 की, तो बढ़ी हुई संख्या क्या हो जाएगी, 6 अनुपात में हो जाएगी। ठीक है, मूल संख्या 5 अनुपात में है, 1 बढ़ रही है, तो अनुपात नई संख्या का क्या हो जाएगा, या बढ़ी हुई संख्या का हो जाएगा 6। अब आपको कुछ नहीं करना है, घटाने के लिए क्या करना है, इस अनुपात को जस्ट उल्टा करके लिख देना है। क्या कर देना है, जस्ट अनुपात को उल्टा करके लिख देना है कि 5:6 हो रहा है, तो आगे क्या हो जाएगा, 6:5। ठीक है, ये हो जाएगा नया, क्या हो जाएगा, 6:5। बस इतना करना है। अब देखिए अनुपात क्या हो रहा है, 6 से क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, 6 से क्या हो रहा है, 5, यानी कि कमी कितनी की आ रही है, 1 की, और बटा क्या आएगा, 6। गुणा किसे करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, 100 से, तो क्या जाएगा 100/6, क्या जाएगा 100/6। इसको काटोगे तो क्या जाता है 50/3। 50/3 को क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3%। क्या लिखते हैं, 16 सही 2/3%। चौथे ऑप्शन में दे रखा है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि यदि किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है तो घटाने के लिए कितना घटाएंगे, 16 सही 2/3% घटाएंगे, जिससे संख्या क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। अब दोनों को गुणा करके देखोगे, देखिए 6×5 30, 6×5 30, डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि 1 अनुपात को घटा दिया 6 के रेस्पेक्ट में, गुणा 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 सही 2/3% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यही मेथड रखें आप इसको सोल्व करने का, और परसेंटेज मानने वाला नहीं है, ये सबसे सिंपल है फ्रैक्शन वाला, और बहुत ही इजीली आप आंसर निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन का। ठीक है, अगला देखिए, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य का 8/5 गुना हो तो प्रतिशत लाभ। देखिए वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी क्या हो, 8/5 सीपी, तो यहां से देखिए एसपी और सीपी के आप क्या निकाल लीजिए, रेशियो। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, ठीक है, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो देखिए क्रय मूल्य क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, विक्रय मूल्य क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। कोई चीज आपने 5 रुपए में खरीदी, 8 रुपए में बेची, तो प्रॉफिट कितना का हो गया, 3 रुपए का। प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे निकाला जाता है, बार बार बोला है मैंने आपको ये चीज, सीपी पे, क्रय मूल्य पे। हमेशा लाभ और हानि क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो क्रय मूल्य क्या है, 5 है, तो 3/5, और परसेंटेज निकालने क्या करेंगे, गुणा 100 करेंगे, तो ये कट जाएगा 5 से 20 पंजे 100, तो 20 गुणा 3 करेंगे तो क्या जाएगा 60, तो 60%। लाभ क्या होगा, 60% हो जाएगा। बिल्कुल आपको कुछ नहीं मानना है, सीपी 100 फलाना ढिमकाना कुछ नहीं, फ्रैक्शन से सीधा क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, और आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है। ठीक है, टाइम बचाना है। फिर से देखिए हमें दे रखा है विक्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो एसपी बराबर 8/5 सीपी हो गया। सीपी को यहाँ जस्ट नीचे ले आएंगे तो एसपी बटा सीपी का रेशियो क्या हो गया, 8/5, यानी कि कोई चीज आपने मान लीजिए 5 में खरीदी, 8 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ, 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। किसी रेस्पेक्ट में तो लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, तो 3/5 परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 करेंगे, तो 5 से कट गया 20, 100 20 बार में, तो 20 या 60% क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। ठीक है,
अगला देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में, बी और सी 120 दिन में, ए और सी 90 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बताइए ए अकेला उस काम का, तो ये कितना भाग है, 3/4 है। ठीक है, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक। 3/4 भाग कितने दिन में कर लेगा, ए अकेला उस काम का 3/4 भाग कितने दिन में कर लेगा। तो देखिए ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 72 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 120 दिन में। सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं, 90 दिन में। अब इन तीनों का क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। अब कैसे निकाले, होती ना बच्चे सर अब कैसे निकाले, तो इसका मैं शॉर्ट मेथड बताता हूँ आपको। देखिए इसको आप क्या कर लीजिए, इसको कर लीजिए क्या, 12 × 6, 12 6 72। इसको कर लीजिए 15 × 6, 15 6 90। इसको कर लीजिए आप क्या, 20 × 6। अब इन तीनों में देखिए गुणा 6 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा 6 हो जाएगा 1 2। अब 12 20 और 15, 12 20 और 15 का एलसीएम निकालना है आपको। 12 15 20 का एलसीएम क्या होता है, 60 होता है। क्या होता है, 60। यानी कि पूरा एलसीएम क्या होगा, 60 × 6, और 60 × 6 क्या होता है, 360 होता है। क्या होता है, 360 होता है। आ गया समझ में। क्या करा हमने, 72 यानी कि 72 को किस में तोड़ा, 12 × 6, 12 × 6 में। 120 को तोड़ा 20 × 6 यानी कि 20 × 6 में, और 90 को तोड़ा 15 × 6 में। इंटू 6 सब में कॉमन है तो गुणा 6 निकाल लिया। अब 12 20 और 15 का एलसीएम क्या होता है, 60 होता है, तो 60 × 6 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम हो गया 360। ठीक है, कितना सिंपल है। 360 क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। ए और बी किसके 72 दिन में कर रहे हैं, यानी कि इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। बी प्लस सी की कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ए प्लस सी की क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब देखिए हमें क्या निकालना है, ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो पहले ए प्लस बी प्लस सी करेंगे। तो यहां से आप करोगे ए प्लस बी प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तीनों की एफिशिएंसी जोड़ दीजिए, 5 और 3 8 और 4 12। तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हमें ए अकेले की एफिशिएंसी चाहिए, तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 3। 3 पुट कर दीजिए, तो ए अकेले की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 6 - 3 बराबर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3। यानी कि ए अकेला 3 की एफिशिएंसी कर रहा है, तो उसे कितना करना है, 3/4। तो देखिए 360 गुणा 3/4, और बटे में क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 चौके 12, 12 तिया 36, तो 30 आ जाएगा। 30 × 3 करेंगे तो क्या जाएगा, 90 दिन। कितने दिन में करेगा, 90 दिन में कर देगा ए अकेला उस काम को। ठीक है, आ गया समझ में। क्या करा हमने, ए प्लस बी प्लस सी, यहां तक के तो मैंने आपको बहुत क्वेश्चन करवाए। फिर ए की वैल्यू निकाल ली, ए की एफिशिएंसी निकाल ली, कितने आ गए, 3 आ गए। उसने क्या बोला कि कुल काम का 3/4 भाग, तो देखिए 360 कुल काम है, गुणा 3/4, और ए कितने दिन कितने की एफिशिएंसी से कर रहा है, 3 की एफिशिएंसी, तो 4 या 12। तो 360 को 12 से काटा तो 30 बार में कट गया, 30 × 3 करा तो 90। यानी कि ये अकेला 90 दिन में उस काम का 3/4 भाग सलटा देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खा सकते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है इसका, क्या, m1 d1 h1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2। रामबाण इलाज है ऐसे क्वेश्चंस का ये। तो यहाँ पे m की जगह क्या लिखेंगे, मैन की जगह बंदर, तो कितने हैं, 12। ठीक है, h1 यानी कि टाइम, कितने मिनट में, 12 मिनट में। वर्क यानी कि क्या कर रहे हैं, केले खा रहे हैं, कितने खा रहे हैं, 12। फिर 4, m की जगह क्या रखेंगे, m2 की जगह 4 रखेंगे। h2 हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। w2 क्या है, 4 है, 4 से 4 कट गया, 12 से 12 कट गया। h2 डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 12 मिनट। यानी कि 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खाएंगे, 12 मिनट में खाएंगे। ये फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए, m1 d1 h1 डिवाइड बाई w1, m2 d2 h2 डिवाइड बाई w2। सारे ऐसे क्वेश्चन जो भी आपको दिख जाए ना, ये फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं आप। इधर से फॉर्मूला डालो, इधर से आंसर निकालो। ठीक है, इधर से फॉर्मूला डालो, इधर से आंसर निकालो। अगला क्वेश्चन देखिए, राम एक निश्चित धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। क्या ले रहा है, राम उधार ले रहा है 8% वार्षिक साधारण ब्याज से। रहीम 2000 की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। यदि 3 वर्षों की समाप्ति पर प्रत्येक का ब्याज बराबर हो, तो राम ने कितनी धनराशि उधार ली थी। अब जिन बच्चों ने ये लैंग्वेज पढ़ी वो तो देखेगा कि सर कुछ नहीं आता, इतनी बड़ा क्वेश्चन दे दिया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला उसने, 3 वर्षों का साधारण ब्याज बराबर है दोनों राशियों का। एक राशि हमें दे दी, यानी कि P2 मान लीजिए दे दी, तो P1 हमें निकालनी है। तो देखिए SI1 इज इक्वल टू दे रखा है SI2 के। माना राम ने जो राशि ली थी वो क्या थी, P1 थी, क्या थी, x रुपए, क्या थी, x रुपए थी। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो
सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू टी इंटू आर बटा 100। तो देखिए P1 यानी कि P1 को क्या माना हमने x, रेट R1 क्या है 8%, टाइम क्या है 3 है दोनों के लिए, बटा क्या करेंगे 100। P2 कितना दे रखा है 2000, R2 कितना है 5%, टाइम सेम है 3 वर्ष, बटा क्या करेंगे 100 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, एक 3 से ये 3 भी कैंसिल आउट हो गया। x की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी 2000 गुणा 5 बटा क्या करेंगे आप 8, क्या करेंगे बटा 8। अब ये कैलकुलेशन है थोड़ी सी जो आपको कर देनी है। तो देखिए यहाँ से ये सीधा कट रहा है, क्या कट रहा है कि आप काट दीजिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना बच गया 4, 8 पंजे 40, 250 गुना 5 करेंगे तो 25 पंजे 125, एक जीरो लगा दीजिए 1250। राम ने कितने रुपए लिए 1250 रुपए लिए, कितने रुपए लिए 1250 रुपए लिए। देखिए क्या था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, बस ये समझ में आना चाहिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट है 3 साल का वो बराबर है, एक राशि हमें दे रखी है तो दोनों को बराबर करके दूसरी राशि निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये जो क्लास है वो यहाँ पे समाप्त होती है। मैंने आपको 10 बहुत ही शानदार क्वेश्चन करवाए हैं, 10 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के, अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन एक टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, 10 टाइप करवा दिए मैंने 10 क्वेश्चंस की, तो आपको क्या करना है इनकी प्रैक्टिस करनी है और ऐसे क्वेश्चंस की जो आपको मिल जाए उनकी प्रैक्टिस करते रहना है। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, फिर देखते हैं आपकी सफलता के रास्ते में कौन आता है। कोई भी नहीं आएगा, बस पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और मेहनत करते रहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है, तो आपको क्या करना है मेहनत करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तब तक इनकी तैयारी करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।